आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो दानिश सर का जो बीपीएससी 4.0 के लिए जो समान अध्ययन का बुक है उसको हम लोग देखेंगे। उसके जितने भी क्वेश्चंस है सबको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट देखेंगे। पहले हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद फिर ज्योग्राफी देखेंगे, इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, फिर साइंस देखेंगे, जीएस का जितने भी प्रश्न है सभी को देखना है। आज हम लोग जो है इस वीडियो में संपूर्ण हिस्ट्री, जितना भी हिस्ट्री, एंशियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और जो भी प्रश्न है एक्स मिसलेनियस से, वो सारा प्रश्न को जो बुक में जितना भी बुक में वर्णन किया गया है सभी को हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये दानिश सर की जो बुक है सामान्य अध्ययन, उसी से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले इसमें सबसे पहला प्रश्न है 16 महाजनपद, 16 महाजनपद से प्रश्न है। प्रश्न ये है कि मगध एवं अंग जो है के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। बताना है कि ये जो किसके हिस्से हैं। ऊपरी गंगा का मैदान है, या मध्य गंगा का मैदान है, या निम्न गंगा का मैदान है, या मोर देन एभव या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न जो है आपको बीपीएससी 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी 2.0 में पूछा गया प्रश्न है जो एग्ज़ाम 10/12/23 को हुआ था। तो प्रश्न ये है कि मगध एवं अंग जो है मगध एवं अंग का मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं जिसको ये पता है क्वेश्चंस, बाकी आंसर हम करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान जो है मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित हिस्से हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे हम लोग। जितने भी प्रश्न हैं सभी का एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे। ये बीपीएससी 2.0 में पूछा गया था और इसमें जितना भी प्रश्न देखेंगे 2.0, 1.0, 3.0 कैंसिल वाला और 3. री एग्ज़ाम, जितने भी प्रश्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं सभी को देखेंगे। ये लॉन्ग वीडियो है, ध्यान से बने रहें और सभी प्रश्न अगर 1-2 बार देखेंगे तो वो रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फ़ायदे की बात है कि सबका एक्सप्लेनेशन के साथ है। उससे इर्द गिर्द अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट इसका देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मध्य गंगा का मैदान जो है मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तरी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 50 से 100 मीटर तक है। मगध एवं अंग मध्य गंगा का मैदान में स्थित है। मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ से प्रश्न और भी बन सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी 2.0 में पूछा गया कि अंग और मगध जो है किसके हिस्से हैं, तो मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा है। यहाँ प्रश्न ये बन सकता है कि मध्य गंगा का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 50 से 100 मीटर तक है। देखिए इसमें हड़बड़ नहीं करना है और क्वेश्चन और आंसर सिर्फ नहीं करना है, डिटेल देखना है जिससे कि प्रश्न और भी आसान हो सके। तो ये प्रश्न देख लिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2। मौर्य पीरियड से, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से प्रश्न है। पहला प्रश्न है इससे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसके सीरीज के अकॉर्डिंग। टोटल हम लोग 1200 प्रश्न देखेंगे। 1200 में से आज हिस्ट्री का देखेंगे, फिर किसी दिन ज्योग्राफी देखेंगे, फिर साइंस। इसी प्रकार से इस बुक में टोटल 1200 क्वेश्चंस हैं। इन विच प्लेस वाज कौटिल्य ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक प्रोफेसर थे। कौटिल्य जो है जिसको हम लोग चाणक्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो ये चाणक्य जो है, कौटिल्य जो है किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इसका नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो इसका प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मोर देन द एबव और नन ऑफ द एबव। ये आपको बीपीएससी टीआरई सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न है क्या, कौटिल्य किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। ऑप्शन नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और 2 ऑप्शन हैं, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
तक्षशिला। कौटिल्य जो है तक्षशिला में राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के प्राध्यापक थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कौटिल्य जी ने चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य जो है, कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं। एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक, राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक यानी प्रोफेसर थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। ये भी प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखे, तो कौटिल्य ने लिखे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग को हड़बड़ नहीं करना है, एकदम सभी क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस दानिश सर के जितने भी पढ़ाए बुक में पढ़ाए हैं और वीडियो में भी पढ़ाए हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट्स है। जो बुक नहीं परचेज किए हैं बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोहे का स्तंभ किस शहर में स्थित है। प्राचीन जो है भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोहे का स्तंभ किस शहर में स्थित है। इसका ऑप्शंस दिया हुआ है, पुणे, दिल्ली, लखनऊ या मोर देन एबव या नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या होगा इसका। तो जानकारी बता दें कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोहे जो स्तंभ है वो दिल्ली में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। यह प्रश्न जो है बीपीएससी 3.0 जो क्लास 1 to 5 एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोहे स्तंभ दिल्ली में स्थित है। यह कुतुब परिसर में खड़ा है। अपनी जंग प्रतिरोधक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। स्तंभ 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। लोहे का स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया है। ये जो लोहे का स्तंभ है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं, इसी के द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न मिसलियंस से है, किस सीरीज से प्रश्न ये भी दिखाया गया है जो पूछा गया प्रश्न है। तो कह रहा ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो प्रश्न ये है कि ऐतिहासिक दक्षिणा पथ जो है नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन लॉन्ग है थोड़ा सा। पहला है कि विंध्याचल। क्वेश्चन क्या है, ऐतिहासिक दक्षिणा नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ है। ऑप्शन पहला क्या है, विंध्याचल से पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। दूसरा ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य। ऑप्शन सी है सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी। सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी और मोर देन द एबव नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो प्रश्न है ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र के बारे में पूछा गया। इसका विस्तार है कहाँ से कहाँ। इसका विस्तार जो है आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के बीच है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी तट पर भी है। और तीसरा इसमें सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य में भी है। ये तीनों ही इसका ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर देन एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डिटेल में दिया हुआ इसको आप लोग देख सकते हैं, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इब्न बतूता द फेमस मुस्लिम इब्न बतूता is the famous Muslim explorer who came to India during the reign of Muhammad bin Tughlaq belong the which country। क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता, जो इब्न बतूता थे किस देश के थे।
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यहाँ प्रश्न ये भी बनता है, इब्न बतूता जो भारत आए थे किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। तो प्रसिद्ध जो खोजकर्ता थे, मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता, वो किस देश के थे? ऑप्शंस है अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा मोरक्को। इब्न बतूता जो है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, इब्न बतूता कहाँ के थे? मोरक्को के थे। और ये मोरक्को कहाँ है? ये जो मोरक्को है कहाँ है? तो अफ्रीका में, अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका डिटेल देख सकते हैं। संतकालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता इब्न बतूता जो है वह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि नियुक्त किया। ये भी प्रश्न बनता है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, जज, काजी मतलब नियुक्त किया था, काजी या जज नियुक्त किसके किया था? इब्न बतूता को किया था। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो अफ्रीका के मोरक्को के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है। ये प्रश्न जो है कंपनी से है, यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत पर आगमन, उससे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीकरणीय कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन है, इसका ध्यान से देखें। ऑप्शन, स्लीपर की मांग को पूरा करना, शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना। दूसरा ऑप्शन है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, चाय एवं कॉफी वृक्षारोपण करना। और सी में है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई पेपर 2 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है 1859 के अंतर्देशीय उत्तर प्रवास अधिनियम में यह आगे क्या है? प्रावधान है कि क्या प्रावधान है? ऑप्शन है वनों को छोड़ने के लिए बागान श्रमिकों की अनुमति की आवश्यकता थी, बागान श्रमिकों को विवाह की अनुमति नहीं थी, या बागान श्रमिकों को चाय बागान को अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये जो टीआरई 3.0 जो कैंसिलेबल एग्जाम था उसमें पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बागान श्रमिकों को चाय बागानों को अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। जो बागान श्रमिक लेबर थे उसको बिना अथॉरिटी के, बिना परमिशन का छोड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया को उद्घोषणा जारी हुई? निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? पहला ऑप्शन है 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1858। रानी विक्टोरिया को जो है उद्घोषणा जारी हुआ था 1 नवंबर 1858 को। ब्रिटिश संसद में 1858 के संसद के एक अधिनियम को पारित किया गया। जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को अधिकार हस्तांतरित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश क्राउन को अधिकार हस्तांतरित कर दिया। उद्घोषणा जिसे भारतीय लोगों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है।
उद्घोषणा, जिसे भारतीय लोगों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यह घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के एक दरबार में की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने की सहायता प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता प्रदान की थी। ऑप्शन अफगान, ईरानी, मुगल या मोर देन द एबव या नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, अफगान। अफगान जो है इसको सहायता प्रदान किया था रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 9 का था डिटेल देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर दूतिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, बंदा नवाब अली बहादुर दूतिया को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, वे पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज बचाने के लिए कहा गया और बंदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हु फर्स्ट डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मीनिंग ये हुआ कि 1857 के विद्रोह को किसने पहली बार जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। 1857 के विद्रोह को किसने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार या मोर देन द एबव, नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर जो है 1857 के विद्रोह को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था, वी.डी. सावरकर। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। टोटल हम लोग को 145 क्वेश्चन देखना है। तो आप लोग 10 में से कितना आपका प्रश्न सही हुआ, ये लोग आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, 10-10 करके हम देखते जाना है कितना मेरा सही हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, ये 10 का एक्सप्लेनेशन था, इसको भी देख लेते हैं। बीपीएससी तैयारी 2.0 और बीपीएससी तैयारी में जो पेपर 3 का तक प्रश्न, उसमें ये पूछा गया प्रश्न था कि 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर ने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। इन्होंने अपने पुस्तक, यहाँ एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन होंगे? वी.डी. सावरकर। पूछ देगा प्रश्न कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। तो 1857 के विद्रोह में वी.डी. सावरकर को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहल अभिव्यक्ति थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वो औरत सोई हुई जो भारतीय विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शन है हीरोज, कैंपबेल, हडसन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीरोज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1857 के दौरान जो है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 नाना साहेब डिक्लेयर हिमसेल्फ ऑफ द मुगल एम्पायर। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब ने खुद को मुगल सम्राट घोषित किया था। कौन सा किया था? ऑप्शन है पेशवा या वजीर, पेशवा या वजीर या नायब या मोर देन एबव या नन ऑफ द एबव। ये बीपीएससी 3.0 में कैंसिल वाला एग्जाम का प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1857 के विद्रोह में नाना साहब खुद को क्या घोषित किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा पेशवा। पेशवा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। एटीन 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट को पेशवा घोषित किया था। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में उन्होंने मराठा संघ और पेशवा परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को मृत्यु के बाद नाना साहब को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह पेशवा के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया। इन सब कारणों से वे 1857 के विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 है, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। ये भी प्रश्न बनता है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अब इसमें प्रश्न ये है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, नील विद्रोह या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 में, आनंद मठ की जो कहानी है 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? देखिए, जब ये प्रश्न हो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो जो भी घटना दिया हुआ उसका हम लोग डेट निकालेंगे कि घटना कब हुई थी। इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहले संथाल विद्रोह, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है ताना भगत आंदोलन। पहला संथाल विद्रोह, दूसरा बिरसा मुंडा का विद्रोह, तीसरा है ताना भगत का विद्रोह और चौथा एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 का प्रश्न है। तो हम लोग इसको देखते हैं। पहले संथाल विद्रोह कब हुआ था? कौन सा प्रश्न है? 14 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था और बिरसा मुंडा का आंदोलन कब हुआ था, ये सब पहले जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि संथाल विद्रोह जो है 30 जून 1855 को हुआ था। संथाल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू थे और बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था और यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। और ताना भगत आंदोलन जो 1914 से 1920 में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था, इसके नेता जतरा उरांव थे। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 में हुआ था और बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था और संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था और इसके नेता सिंधु और कान्हू थे।
यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर तब ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, 1855 में। और बिरसा मुंडा का हुआ था 1855। बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था 1900 के आसपास, 1899 से 1900 के आसपास। और ताना भगत का आंदोलन हुआ था 1914 से 1920। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है ताना भगत मोमेंट वाज रिलेटेड टू। तो प्रश्न ये है कि ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन है दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। यह भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। ताना भगत आंदोलन, ताना मोमेंट जो है, ताना भगत मोमेंट किससे संबंधित है। इसका सही आंसर होगा आदिवासी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन जो है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था जो 1914 से 1920 में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता कौन थे, जतराव उरांव थे। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। अंडर हुज लीडरशिप डिड द संथाल रेवलियन ऑफ 1858-56 टेक प्लेस। तो किसके नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था। ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, एसएन सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, मोर देन द एबव, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। अभी जस्ट हम लोग देखे थे संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था। इसके नेता सिंधु और कान्हू थे। तो इसमें कहीं भी ऑप्शन सिंधु और कान्हू नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 1855 में संथाल विद्रोह जो हुआ था 56 में, 55 से 56 तक के बीच, उसमें कौन थे नेता, सिंधु और कान्हू थे। इसका आंसर ई हो गया। देखिए इसका ऑप्शन भी दिया है, यहाँ डिटेल दिया हुआ है। सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार और झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने के कारण, लंबी दाढ़ी रखने पर टैक्स लगने के कारण होती थी। तो कौन सा ऐसा आंदोलन था जो कि लंबी दाढ़ी रखने के कारण जो है टैक्स लगता था, उसी के कारण यह आंदोलन था। ऑप्शन है फराजी आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दाढ़ी जो लंबी दाढ़ी रखने पर जो टैक्स लगता था, इसमें मेन क्या था, वहाबी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। डिटेल देखते हैं। वहाबी आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाई जाती थी और ये आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता थे सैयद अहमद थे। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया था। शोषणकारी शक्तियों का जो है, शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली, नए टैक्स प्रणाली किसने शुरू किया था। ऑप्शंस हैं यहाँ पे 1856 में खानदेश जनजाति, दूसरा ऑप्शन है 1855-56 में बिहार का संथाल, और ऑप्शन सी है छोटा नागपुर के जनजाति, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1856 के बिहार में संथाल, ये इसका
आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1832 से 1833 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है नारायण राव, सिद्धू अनकानू, देव नारायण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 1832 से 33 में जो कोल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह, इसके नेता थे बधू भगत, जोआ भगत और जिंदा मानकी जैसे नेता थे। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। कोल छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में केंद्रित थी। कोल जो है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में केंद्रित थी। ये बीपीएससी टीआरई 2024 में पूछा गया प्रश्न है। कोल विद्रोह का नेतृत्व बधू भगत, जोआ भगत, जो ऑप्शन में नहीं है, बधू भगत, जोआ भगत और जिंद्रा नामक जैसे नेताओं ने किया था। जिन्होंने कोल और अन्य आदिवासी समुदायों को अंग्रेज और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यह है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा का विकास एक टॉपिक्स है, द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इससे प्रश्न पूछा गया था, तो सारे टॉपिक्स को ध्यान रखना है किस किस टॉपिक से प्रश्न अधिक बना है। तो क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता इन 1817। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता इन 1817। ऑप्शन है हेनरी विवियन, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर होगा डेविड हेयर। डेविड हेयर, इसमें एक आदमी और थे, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। अगर राजा राम मोहन राय रहता तो इसका आंसर होता मोर देन द एबव। अभी फिलहाल राजा राम मोहन राय नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डेविड हेयर। ये बीपीएससी 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। 20 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1870 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 21 है कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1906, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1905, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1906 में। ऑप्शन नंबर ए 1906। देहरादून में जो है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 नंबर, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत के सर्वेक्षण विभाग, व्हाट इज द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया? भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1667, 1766, 1867, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1767। 1767 में जो है भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है हेनरी विवियन, डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो।
नेक्स्ट प्रश्न, जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर एंड बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो ये प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न बीपीएससी 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही आंसर क्या होगा? तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका सही आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के रचयिता राम मनोहर लोहिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ देख लेना है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तो ये इसमें हम लोग देखते हैं द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक कौन लिखा है? राम मनोहर लोहिया देखे हैं। गीता रहस्य जो है लोकमान्य तिलक लिखे हैं। और प्रिजन डायरी कौन लिखे हैं? जयप्रकाश नारायण लिखे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? ऑप्शन जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अल हिलाल। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है कौन सा है? अल हिलाल है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 25 हो गया, इससे रिपीट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच पेपर वाज द एडिटेड अबुल कलाम आज़ाद? आंसर क्या होगा? अल हिलाल। ऑप्शन नंबर सी। इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या है कि पत्रिका जो है 3-4 पत्रिका इसमें दिया गया इंपॉर्टेंट डिटेल में। अल हिलाल कौन लिखा? अबुल कलाम आज़ाद। कॉमरेड जो है मोहम्मद अली जौहर। जमींदार मौलाना जफर अली खान। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन 1930 में, 1931 में या 1940 में। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन पुस्तक का नाम है। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन प्रकाशन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1931 में। 1931 में यह पुस्तक जो है प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्वेश्चन क्या है? बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक का किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, देशबंधु या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी दीनबंधु मित्रा। इसका आंसर क्या होगा? दीनबंधु मित्रा इसका होगा। नील दर्पण नाटक के रचयिता कौन है? दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इंडिया डिवाइडेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें भी। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? हु रोट द बुक इंडिया डिवाइडेड? इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन है बीजी तिलक, राजेंद्र प्रसाद, पेड्रेले मून या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, यंग पत्रिका, यंग इंडिया जो पत्रिका है उसका प्रकाशन संपादन किसने किया था? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यंग इंडिया नामक पुस्तक जो लिखा था कौन? महात्मा गांधी लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 30। क्वेश्चन नंबर क्या है? 30 है कि हु वाज द एसोसिएट विद द पब्लिकेशन ऑफ हुंकार, हिंदी वीकली मैगजीन था। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि हुंकार हिंदी समाज साप्ताहिक पत्रिका है, उसका प्रकाशन कौन संबंधित है? यमुना कारजी, राहुल संकीर्तन या सहजानंद सरस्वती या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हुंकार नामक साप्ताहिक जो पत्रिका था यमुना कारिज, राहुल संकीर्तन और स्वामी सदानंद सरस्वती संबंधित थे, इसलिए इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें दिया है हुंकार नामक समाज साप्ताहिक पत्रिका जो था, यमुना कारिज भी थे, राहुल संकीर्तन थे, स्वामी सदानंद सरस्वती थे, ये सभी संबंधित थे। राहुल संकीर्तन जो है वो इसके संपादक थे और स्वामी सदानंद सरस्वती क्या इस पत्रिका के प्रमुख प्रकाशक थे। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर की, हु रोट पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या है? हु रोट पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया की पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर भीमराव, रामजी अम्बेडकर या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर, यानी उसी का नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 32 नंबर। Who was the author of biography of कुंवर सिंह? Who was the author of biography of कुंवर सिंह एंड अमर सिंह? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पे एम.एन. रॉय, कालिंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिंकर दत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कालिंकर दत्त। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 33 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र से कौन संबंधित थे? तो एनी बेसेंट थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसका? डिटेल भी आप लोग अपना से पढ़ सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, हु रोट द बुक द ब्यूटीफुल ट्री। द पुस्तक ब्यूटीफुल ट्री, जो पुस्तक है ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा था? ऑप्शन है धर्मपाल ने, तिलक ने, गांधी ने, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, धर्मपाल ने। तो 35 में क्वेश्चन है, मार्टेंग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका,
और न्यायपालिका के मध्य में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपने किस पुस्तक में प्रसारित किया था? ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माय थॉट, या लेटस, परसेंट, या मोर देन द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।